Hello guys, welcome to my channel. Today we will start a new chapter that is writing and city life. इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के बारे में. ये एक सिटी है. सिटी लाइफ बिगेन इन मेसोपोटामिया, मतलब जो सिटी की लाइफ है वो स्टार्ट हुई थी मेसोपोटामिया में. मेसोपोटामिया एक जगह है जो कि यूफ्रेट्स और एक लैंड है यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर के बीच में. और अभी ये जो एरिया है ये अभी रिपब्लिक ऑफ इराक में है. जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी वो प्रॉस्पेरिटी के लिए, सिटी लाइफ के लिए और रिच लिटरेचर के लिए जानी जाती थी. मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी भी उसमें इंक्लूडेड थे. मेसोपोटामिया राइटिंग सिस्टम एंड लिटरेचर स्प्रेड इन ईस्टर्न मेडिटेरियन. जो ये मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम था ये ईस्टर्न मेडिटेरियन तक भी स्प्रेड हो चुका था. नॉर्दर्न साइरिया एंड टर्की. तो मेसोपोटामिया का जो लिटरेचर है वो ईस्टर्न मेडिटेरियन ने और नॉर्दर्न साइरिया टर्की में भी स्प्रेड हो गया था. सो द किंगडम्स ऑफ एंटायर रीजन वर राइटिंग टू वन अनदर. तो जो रीजन के किंगडम्स थे ये एक दूसरे को मतलब लिख रहे थे, चीज़ें लिख के भेज रहे थे. And to the pharaoh of Egypt in the language and the script of Mesopotamia. और ये इजिप्ट तक भी भेज रहे थे. कौन सी स्क्रिप्ट ऑफ, जो स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है मेसोपोटामिया की, उसमें. Here we shall explore the connection between city life and writing and then look at some outcome of sustained tradition of writing. तो हम इस चैप्टर में बेसिकली कनेक्शन पढ़ेंगे सिटी लाइफ का राइटिंग के साथ. एंड दैट लुक एट सम आउटकम्स ऑफ सस्टेन ट्रेडिशन. और आउटकम्स देखेंगे जो राइटिंग का सिस्टम था उसके और जो वहाँ का सस्टेन ट्रेडिशन था राइटिंग का उस पर. तो इन द बिगनिंग ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री द लैंड मेनली द अर्बनाइज साउथ. जो अर्बनाइज साउथ है लैंड वो वाला जिसको हम कहते हैं सुमेर एंड अकड़. After 2000 BC, when Babylon became an important city, the term Babylonia was used for southern region. जब जो बेबीलोनिया जो सिटी है ये पॉपुलर हुई तो क्या हुआ, तो बेबीलोनिया वर्ड यूज़ होने लगा सर्दर्न रीजन के लिए. For about 1100 BCE, when Assyrians established their kingdom इन द नॉर्थ द रीजन बिकम नोन एज असारियन. जब असारियन ने मतलब अपना किंगडम स्टार्ट करा नॉर्थ में तो इस रीजन को कहा गया असारिया. द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वॉज सुमेरियन. जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, वो सुमेरियन थी. इट वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय अकाडियन अराउंड 2400 BC. और ये रिप्लेस हो गई थी अकाडियन लैंग्वेज से. When Akkadian speaker arrived, this language flourished till about Alexander time. जब अकाडियन के स्पीकर इस रीजन में आए तो ये लैंग्वेज स्प्रेड हो गई. ये कौन से टाइम की बात है, ये अलेक्जेंडर के टाइम की बात है. विथ सम रीजन चेंजेस अकरिंग. और इस मतलब इस रीजन में चेंजेस भी हो रहे थे. फ्रॉम 1400 BC आर्मिक ऑल्सो ट्रिगल्ड इन. तो ये वाली लैंग्वेज भी आई फिर. दिस लैंग्वेज इज़ सिमिलर टू हेमुर. तो ये एक लैंग्वेज है सिमिलर है हेमुर लैंग्वेज के जो कि वाइडली स्पोक हो रही थी. इट इज़ स्टिल स्पोकन इन सम पार्ट ऑफ इराक. और ये कौन सी है, ये सिमिलर है हेमुर लैंग्वेज के जो कि अभी भी कुछ पार्ट्स में इराक के बोली जाती है. तो अब ये सोर्सेज हैं. आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगेन इन 1840s. सो जो आर्कियोलॉजी है वो कब हुई शुरू, मेसोपोटामिया में 1840s के टाइम पे. एट 1 और 2 साइड्स, एक और 2 साइड्स में जो उरक है एंड मारी है, इन साइड्स पे एक्सकार्वेशन कॉन्टीन्यूड फॉर डिकेड्स. और जो ये है खुदाई का काम ये बहुत मतलब टाइम तक चलता रहा. नो इंडियन साइट हैज़ बीन एवर सीन सच अ लॉन्ग प्रोजेक्ट. ऐसी कोई भी आज तक इंडियन साइट नहीं है जिस पे इतना लंबा काम चला हो. नॉट ओनली कैन वी स्टडी हंड्रेड्स ऑफ मेसोपोटामिया बिल्डिंग्स, स्टैचूज, ऑर्नामेंट, ग्रेव्स, टूल्स और सील्स. मतलब हम इसमें मेसोपोटामिया की बिल्डिंग्स, स्टैचूज, ऑर्नामेंट, ग्रेव्स, टूल्स, सील्स और सोर्सेज और 1000 ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स हमें मिले.
मेसोपोटामिया वॉज इम्पॉर्टेंट टू यूरोप बिकॉज इट रेफर्स टू द ओल्ड टेस्टामेंट। ये यूरोप के लिए मेसोपोटामिया इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो ओल्ड टेस्टामेंट्स है उसके अकॉर्डिंग, जो कि फर्स्ट पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का, जो बुक ऑफ जेनेसिस है ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, वो एक शिमार वर्ड पे स्ट्रेस देती है जिसका मतलब होता है सुमेर, जो कि क्या है, एक लैंड ऑफ ब्रिक है सिटीज़। सुमेर एज अ लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज़। और सुमेर क्या है, जो जगह है जिसमें जो क्या किससे बनी है, ईंटों से बनी हुई है वो सिटीज़। ट्रैवलर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ यूरोप लुक्ड ऑन द मेसोपोटामिया एज अ काइंड ऑफ एसेंस्टर्स लैंड। जो मतलब ट्रैवलर से जो घूमने आते थे या फिर स्कॉलर्स है यूरोप के, वो मेसोपोटामिया को ना एक मतलब एंसेस्ट्रल लैंड देखते थे जो उनके पूर्वजों का है। एंड व्हेन आर्कियोलॉजिकल वर्क बिगैन इन दिस एरिया, जब इस एरिया में आर्कियोलॉजिकल वर्क या आर्कियोलॉजिकल सर्वे शुरू हुआ, तब इनको लगा कि हमारे पास एक अटेम्प्ट है प्रूफ करने का लिटरल ट्रुथ ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, जो कि उनके बाइबल का फर्स्ट पार्ट है। तो उसका मतलब उसमें क्या सच्चाई है उसको प्रूफ करने के लिए उनके पास एक चांस था। From the mid-19th century, there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient past of Mesopotamia. In 1873, a British newspaper, जो एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, वो क्या उसने फंड करा था एक्सपेंडिचर ब्रिटिश म्यूज़ियम को, सो दैट टू सर्च द टैबलेट नरेटिव स्टोरी ऑफ फ्लड, मतलब जो एक ना स्टोरी है फ्लड के बारे में उसको नरेट करने के लिए, उस टैबलेट को सर्च करने के लिए जो कि स्टोरी के बारे में बताती है। तो बाय द 1960 इट वाज अंडरस्टूड दैट द स्टोरीज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट्स वर नॉट लिटरली ट्रू। तो मतलब 1860s के टाइम में ये समझ आ गया कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में स्टोरी लिखी गई थी फ्लड के बारे में वो ट्रू नहीं थी। बट may have been ways of expressing memories about important changes in the history. Gradually, archaeological techniques becomes more sophisticated and refined. What is more attention was directed to different questions. और ये मतलब ये जो चीज़ है इसमें attention दिया, डायरेक्ट करा different questions को, reconstructing the lives of ordinary people, establishing the literal truth of biblical narratives recede in the background. Much of what we discovered subsequently in the chapter is on these later studies. Now we are going to study it in a later chapter. So ये क्या है, ये स्टोरी है जो अभी बताई थी बाइबल में फ्लड के बारे में, जो इसमें है द फ्लड मेंट टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ ऑफ अर्थ। मतलब इसमें बताया था बाइबल के अकॉर्डिंग कि बाढ़ से मतलब पूरी ये धरती ना ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो गॉड ने क्या करा, एक मैन को चूज़ करा जिसका नाम है नोआ, कि ना वो ये इंश्योर करे कि जो लाइफ है वो कंटिन्यू रहे फ्लड के बाद भी। तो नोआ ने क्या करा, नोआ ने एक बोट बनाई और उसमें क्या करा उसने, ही टुक ईच पेयर ऑफ ऑल नोन स्पीसीज, उसने ना सारी स्पीसीज का पेयर लिया, लाइक एनिमल, बर्ड्स, आर्क, जिससे कि वो जो फ्लड के बाद भी सर्वाइव कर सके स्पीसीज। देयर वॉज अ स्ट्राइकिंग सिमिलर स्टोरी इन मेसोपोटामिया, और यही सिमिलर स्टोरी मेसोपोटामिया के ट्रेडिशन में भी थी। वेयर द प्रिंसिपल करेक्टर, जैसे कि यहाँ पे नोआ है प्रिंसिपल करेक्टर, वहाँ पे मेसोपोटामिया में कौन था, वहाँ पे ये दो करेक्टर क्या थे, ये थे प्रिंसिपल करेक्टर्स। Now the first topic is Mesopotamia and its geography, कि मेसोपोटामिया की जोग्राफी, मेसोपोटामिया क्या है और इसकी जोग्राफी क्या है। तो जो इराक है, इराक इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट। जो इराक है एक कंट्री है, वो क्या है, वो एक लैंड डाइवर्स एनवायरनमेंट का है। इन द नॉर्थ ईस्ट, लाइक जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वो क्या है, ग्रीन है, उधर प्लेन्स है, और वहाँ पे क्या है, ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस है, और वहाँ पे स्ट्रीम्स हैं, वाइल्ड फ्लावर्स हैं, और मतलब इतनी रेनफॉल हो जाती है कि जिसमें क्रॉप ग्रो हो जाए। हेयर एग्रीकल्चर बिगेन, और इधर एग्रीकल्चर कब बिगेन हुआ, 7000 एंड 6000 BC के टाइम पे यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रो हुआ। जो नॉर्थ है उधर क्या है, उधर है स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल स्टेपी, वहाँ पे स्टीपीज़ हैं, यहाँ पे एनिमल हर्डिंग ऑफर्स पीपल अ बेटर लाइफ। और यहाँ पे क्या होता है, इस एरिया में जो एनिमल है उनका शिकार करा जाता है बेटर लाइवलीहुड के लिए।
So after the winter rain, sheep and goat feed on the grasses and the low shrubs that grow here. और बारिश के बाद जो goats होती है, sheep होती है, वो grasses खाती है रेन के बाद इस वाले एरिया में. टू द ईस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ टाइगर्स प्रोवाइड रूट ऑफ कम्युनिकेशन इन द माउंटेन ऑफ ईरान. और जो ईस्ट है, ईस्ट में जो ट्रिब्यूटरी है टाइग्रस की, वो क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान. कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है वो. द साउथ इज़ अ डेजर्ट. तो साउथ में एक डेजर्ट है एंड दिस इज़ वेयर द फर्स्ट सिटी एंड राइटिंग इमर्ज. और यहाँ पे जो साउथ है डेजर्ट, यहाँ पे फर्स्ट टाइम सिटीज़ में राइटिंग इमर्ज हुई थी. दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज़ बिकॉज द रिवर यूफ्रेट्स एंड टाइग्रस विच राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन कैरी लोड्स ऑफ सिल्ट. और जो ये डेज़र्ट है ये सपोर्ट करता है सिटीज़ को, बिकॉज कैसे जो रिवर है यूफ्रेट्स और टाइग्रस, ये क्या करती है, माउंटेन से आती है विच राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन. और इससे क्या होता है, ये अपने साथ सिल्ट लाती है, फाइन मड लाती है, जिससे क्या होता है, व्हेन दे फ्लड और व्हेन देयर वाटर इज़ लेट आउट ऑफ द फील्ड्स फर्टाइल. तो मतलब जब फ्लड आता है तो फिर क्या होता है, जो वाटर होता है वो फील्ड्स में चला जाता है और फर्टाइल सिल्ट वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है. आफ्टर यूफ्रेट्स हैज़ एंटर द डेजर्ट. जब यूफ्रेट्स डेजर्ट के पार्ट में एंटर कर जाती है रिवर, इट्स वाटर फ्लो इनटू स्मॉल चैनल. तो क्या होता है, जो इसका वाटर है वो स्मॉल चैनल में फ्लो कर जाता है और दीज चैनल फ्लड द बैंक्स. और इसी चैनल की वजह से जो बैंक होते हैं, जो किनारे होते हैं, फ्लड कर जाते हैं, मतलब वहाँ पानी आ जाता है. इन पास्ट फंक्शन एज इरीगेशन कनाल. और जो पास्ट में इन्होंने इस चैनल से क्या हुआ था, इरीगेशन कैनाल्स की भी इरिगेशन चैनल्स बन चुके थे इस फ्लड की वजह से, जो वहाँ पे फ्लड आते रहते थे. वाटर कुड बी लेट इन द फील्ड्स ऑफ वीट, बार्ले, पीस और लेंटिस व्हेन नेसेसरी. तो वहाँ पे इन चीज़ों की खेती होती थी और इसमें पानी आ जाता था बिकॉज ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यूफ्रेट्स एंड टाइग्रस. Of all the ancient system that of Roman Empire included, it has also agriculture of southern Mesopotamia. तो मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होती थी सर्दर्न मेसोपोटामिया में, और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती थी. इवन थ्रू द रीजन डिड नॉट हैव सफिशिएंट रेनफॉल टू ग्रो. और मतलब इतनी यहाँ पे एग्रीकल्चर हो जाती थी जो सफिशिएंट होती थी और प्रोडक्टिव होती थी. जब वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती थी फिर भी वो क्या होती थी, एग्रीकल्चर हो जाती थी. नॉट ओनली एग्रीकल्चर, मेसोपोटामियन शीप एंड गोट्स दैट ग्रेस्ड ऑन स्टेप द नॉर्दर्न. तो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, मेसोपोटामिया में जो शीप है, गोट्स है, वो क्या करती थी, वो ग्रेस करती थी, मतलब स्टिपी पे, मतलब वो वहाँ पे घास खाती थी. द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन एंड माउंटेन स्लोप दैट इज़ ऑन द ट्रैक टू हाई फॉर रिवर टू फ्लड प्रोडक्ट. तो वहाँ पे क्या है, मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन है और जो माउंटेन स्लोप है, जो कि मतलब वहाँ पे रिवर का फ्लड नहीं जा सकता जिससे कि वो फर्टाइल हो सके. तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोग क्या खाते हैं, मीट, मिल्क, वूल इन अबंडेंस, वहाँ पे ये सब होता है. तो फर्दर फिश वॉज अवेलेबल इन द रिवर्स एंड द डेट पाम गिव फ्रूट्स इन समर. जो फ़िश है वो रिवर में होती है और जो डेट पाम्स है वो उनको फ्रूट हो जाते हैं वो समर के लिए. तो बिकॉज लेट अस नॉट हाउएवर मेक दिस मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट सिटीज़ ग्रो सिंपली बिकॉज ऑफ रूरल प्रॉस्पेरिटी. हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि जो सिटीज़ है वो सिर्फ रूरल प्रॉस्पेरिटी की वजह से ही ग्रो हो रही है. वी शैल डिस्कस अदर फैक्टर्स एंड बाय बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द क्लियर अबाउट सिटी लाइफ. पहले हमें क्लियर करना चाहिए कि सिटी लाइफ थी किसके बारे में. तो पहले हम सिटी लाइफ के बारे में करेंगे. द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म. सिटीज़ एंड टाउन्स वर नॉट जस्ट प्लेसेस विद लार्ज पॉपुलेशन. मतलब जो सिटीज़ है और टाउन्स है वो सिर्फ एक जगह नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन है. इट इज़ व्हेन एन इकोनॉमी डेवलप्स इन स्फीयर्स अदर देन फूड प्रोडक्शन. ये कब होती है, मतलब डेवलपमेंट कब होता है, जब इकोनॉमिक डेवलप होता है, मतलब इकोनॉमिक पैसों के जो होता है, पैसों की जगह वहाँ पैसों का वो होता है, लेन देन होता है, उस वाले स्फीयर में है ये. सिर्फ फूड प्रोडक्शन की वजह से कोई चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि वो ज़्यादा ही इकोनॉमिकली डेवलप्ड है या डेवलप्ड है. उसको इकोनॉमिकली भी डेवलप्ड होना होगा.
that it becomes an advantage for people to cluster in towns. Urban economies comprises behind the food production, मतलब जो urban economies है उधर क्या होता है, food production, trade, manufacture, service, ये सब होता है. City people thus claims to be self sufficient and depend on the product or service of other city village people. मतलब जो city people हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है और वो एंड डिपेंड ऑन, और वो बस डिपेंड क्या करते हैं प्रोडक्ट पे, जैसे कि जो उनको विलेजेस से मिलते हैं, ठीक है, जो विलेजेस से मिलते हैं उन प्रोडक्ट पे बस डिपेंड है. देयर इज़ अ कॉन्टीन्यूस इंट्रैक्शन अमंग देम, और उनके बीच में भी मतलब इंट्रैक्शन होता रहता है. फॉर इंस्टेंट द कार्वर ऑफ द स्टोन सील रिक्वायर ब्रॉन्ज. इसमें एग्जाम्पल दे रखा है हमें अर्बनिज्म का, जैसे कि कोई कार्वर है जो स्टोन सील रिक्वायर ब्रॉन्ज टूल, जो उनको कार्वर है उसको स्टोन चाहिए होंगे, स्टोन के सील चाहिए होंगे ब्रॉन्ज टूल बनाने के लिए, और वो अपने आप तो नहीं ला सकता ये दैट कलर स्टोन फॉर सील्स दैट इट डजंट नो वेयर टू गेट. तो उसको नहीं पता कि कलर स्टोन सील कहाँ से मिलेंगे, तो कैसे लाएगा, वो वहाँ पे स्पेशलाइज नहीं है उस चीज़ में. इस फाइन कार्विंग नॉट ट्रेडिंग, वो स्पेशलाइज सिर्फ फाइन कार्विंग में है जो उसका काम है, ट्रेडिंग में वो नहीं है, उसको नहीं पता कहाँ से स्टोन लाना है. द ब्रॉन्ज टूल मेकर डजंट हिमसेल्फ गो आउट टू गेट द मेटल्स, और जो ब्रॉन्ज के टूल मेकर है वो खुद नहीं जाते बाहर से मेटल लेने के लिए, कॉपर लेने के लिए, टिन लेने के लिए. बिसाइड द नीड रेगुलर सप्लाईज ऑफ चारकोल फॉर फ्यूल, जैसे कि और जो उसकी नीड्स है, जैसे कि रेगुलर सप्लाई चाहिए उसको चारकोल की या फ्यूल की. तो ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है इस मार्क एज अर्बन लाइफ, जो ये डिवीज़न ऑफ लेबर है इससे क्या होता है, यही होता है अर्बन लाइफ का मतलब, यही होता है एक मार्क जिससे पता चलता है कि अर्बन लाइफ है, वहाँ पे अर्बनिज्म है. जैसे कि यहाँ पे जो स्टोन सीलर है वो उनको ब्रॉन्ज के टूल्स चाहिए, पर वो कार्वर है उसको नहीं पता कि कहाँ से स्टोन्स लेने हैं या कहाँ से उसको स्टोन मिलेंगे, वो कार्विंग में स्पेशलाइज है तो वो वही काम करेगा. तो उन्होंने ऐसे ही काम को डिवाइड करा है और इसको ही कहते हैं हम डिवीज़न ऑफ लेबर, जिसकी वजह से क्या हुई, अर्बन लाइफ की स्टार्टिंग हुई है. तो फर्दर देयर मस्ट बी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन अ प्लेस. तो fuel, metal, various stones, wood, etc. come from many different places for cities manufacture. Thus, organized trade and storage is needed. तो मतलब जो ये होते हैं और फ्यूल हो गए, मेटल हो गए, स्टोन होगी, वुड होगी, ये क्या आते हैं डिफरेंट प्लेसेस से आती है, ठीक है, फ्रॉम सिटी मैन्युफैक्चर, जो सिटी वाले देते हैं. दस ऑर्गेनाइज, तो एक ऑर्गेनाइज ट्रेड चाहिए, एक स्टोरेज चाहिए सबको रखने के लिए. There were deliveries of grain and other food item from villages to city. मतलब वहाँ से, मतलब विलेज में ही तो करते थे फार्मिंग वगैरह, तो वहाँ से जो डिलीवरी है ग्रेन की और फूड मटेरियल की है वो सिटीज़ में होती थी. और जो फूड सप्लाई है उनको स्टोर करना होता था, डिस्ट्रीब्यूट करना होता था. तो मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैव टू बी कोऑर्डिनेट. तो ये सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एक साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता था. देयर मस्ट बी नॉट ओनली स्टोन्स बट ऑल्सो ब्रॉन्ज टूल्स एंड पॉट अवेलेबल फॉर सील कटर्स. मतलब ऐसा नहीं है जिनके पास सिर्फ स्टोन थे, जो कार्वर वगैरह थे, बस उनके पास ब्रॉन्ज टूल्स थे, पॉट्स थे, किसके लिए, फॉर सील कटर्स. ऑब्वियसली इन सच अ सिस्टम सम पीपल गिव कमांड्स दैट अदर ओबे. और जो ये सिस्टम है अर्बनाइजेशन का जिसमें डिवीज़न ऑफ लेबर है, इसमें कई पीपल कमांड देंगे, कई उन कमांड को ओबे करेंगे. एंड अर्बन इकनॉमीज ऑफ्टन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स. और जो अर्बन इकनॉमी है ये कैसे पता चल रही है हमें, रिटन रिकॉर्ड से पता चल रही है, और इनमें रिटन रिकॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. Now next topic is movement of goods into cities. However rich the food resource of Mesopotamia, its mineral resource were few. मतलब जो मेसोपोटामिया है वहाँ पे फूड रिसोर्स बहुत सारे थे, जैसे कि डेट पाम्स थे जो कि वहाँ का एक फ्रूट हो चुका था, ठीक है, फ्रूट था समर का. पर जैसे मेसोपोटामिया के पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत सफिशेंट अमाउंट में था, पर जो उनके पास मिनरल रिसोर्सेज था वो बहुत ज़्यादा कम था. मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ लैक स्टोन फॉर टूल्स. और जो साउथ का पार्ट था जो डेजर्ट वाला था उधर क्या थे, स्टोन्स ही नहीं थे टूल्स बनाने के लिए, एंड सील्स नहीं थे, ज्वेल्स नहीं थे. द वुड ऑफ इराकी डेट पाम्स एंड
पॉपुलर वॉज नॉट गुड इनफ फॉर कार्ट्स, और जो मतलब वहाँ के जो डेट पाम थे, इराकी डेट पाम थे, वो मतलब इतने अच्छे नहीं थे कार्ट्स बनाने के लिए, कार्ट व्हील्स के लिए, बोट्स के लिए। और वहाँ पे कोई देयर वॉज नो मेटल फॉर टूल्स वेसल्स, और वहाँ पे कोई मेटल भी नहीं था जिससे कि टूल्स बन सके, वेसल बन सके या फिर ऑर्नामेंट्स बन सके। So we can summarize that the Asian Mesopotamians could have traded their abundant textile and agriculture produce for wood, copper, tin, silver, gold, shells and various stones। तो मतलब जैसे कि उनके पास क्या है, बस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है मेसोपोटामिया के पास, तो उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी थी, क्योंकि इनके पास क्या थे, कार बनाने के लिए, कार्ट बनाने के लिए, बोट्स बनाने के लिए डेट पाम्स नहीं थे अच्छे क्वालिटीज़ के। तो उनको क्या करना था, उनको कहीं से लेने थी वो चीज़ें। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या करते थे, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल और ये स्टोन्स, ये सब क्या लेते थे, टर्की और ईरान से लेते थे, अक्रॉस द गल्फ। ठीक है, तो ये सब क्या करते थे, वो ले लेते थे दूसरी कंट्रीज से। और दीज लेटर रिचन एंड मिनरल रिसोर्सेज, तो ये क्या करते थे, ये मिनरल रिसोर्सेज ये दूसरी कंट्री से ले लेते थे, बट लेस स्कोप फॉर एग्रीकल्चर। तो ये क्या करते थे, इनको एक्सचेंज भी करना था फिर उसके बदले, पॉसिबल ओनली व्हेन देयर वाज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब ये रेगुलर एक्सचेंज होते रहते थे, मतलब वो दूसरी कंट्री से सामान ले लेते थे। टू इक्विप फॉरेन एक्सपेंडिचर एंड डायरेक्ट एक्सचेंज फॉर initiated by the people of southern Mesopotamia. Beside crafts, trade and service, efficient transport is also important for urban development। मतलब वो चीज़ें ले लेते थे दूसरी कंट्री से, तो इनको क्या चाहिए था, एक गुड कम्युनिकेशन चाहिए था ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था इनके पास इतना अच्छा, तो इनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए था, जैसे कि क्राफ्ट्स, ट्रेड और सर्विस करने के लिए एक एफिशिएंट, मतलब बहुत अच्छा सा इनको ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चाहिए था। और इसकी हेल्प से क्या होती थी, अर्बन डेवलपमेंट होती थी। If it takes too much time or too much animal feed to carry grain or charcoal into cities on the pack animals or bullock carts, the city economy will not be viable। मतलब अगर ये क्या करेंगे, अगर इनके पास एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, ये कि ये एनिमल के जो कंधे हैं उन पे क्या रखेंगे, उनकी हेल्प से क्या करेंगे, कार्ट लगाएंगे इनके कंधों पे, और फिर उससे क्या करेंगे, ग्रेन, चारकोल को सिटी में भेजेंगे। तो ऐसे करेंगे ये, और ऐसे करने से क्या होएगा, ये कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वाइबल नहीं है इतना ज़्यादा, इससे कुछ मतलब फ़ायदा नहीं होएगा। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो चीपेस्ट है, सबसे ज़्यादा सस्ता मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, वो है वाटरवेज से, कि वो मतलब पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करे, जैसे कि रिवर बोट्स हो गई। ठीक है, लोडेड विथ सैक्स ऑफ ग्रेन are being transported by the current of river or wind। when the animal transport good they need to feed। मतलब अगर वो लैंड से करेंगे, एनिमल के थ्रू करेंगे, तो क्या उनको एनिमल्स को खाना खिलाना पड़ेगा जिसमें पैसे लगेंगे। लेकिन अगर वो वाटरवेज से करेंगे तो उनको क्या करना है, बस वो विंड के अकॉर्डिंग ही जो बोट है वो सेल होएगी, या फिर जो रिवर का वाटर है जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में जाएगी, तो फिर ऐसे होएगा। तो जो कैनाल्स है, नेचुरल चैनल्स ऑफ एशियन मेसोपोटामिया वर फैक्ट इन रूट्स ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट्स। तो जो कैनाल्स हैं, नेचुरल चैनल्स हैं एशियन मेसोपोटामिया के, वो क्या है, वो एक बहुत अच्छा फैक्ट है, एक रूट है मेसोपोटामिया के लिए, जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं गुड्स को। वेरी लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट्स एंड इन अकाउंट ऑफ सिटी ऑफ मारी लेटर इन द चैप्टर द इम्पॉर्टेंट यूफ्रेट्स ऑफ वर्ल्ड रूट। तो मतलब इसको तो हम आगे वाले उस चैप्टर में करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग्स, a new topic, development of writing। all society have large in number certain spoken sound। मतलब जो भी सोसाइटी है, सारी सोसाइटीज़ के पास एक लैंग्वेज है जिससे वो अपने मैसेज को कन्वे कर सकती हैं। दिस इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन, और ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। राइटिंग टू इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन, जो राइटिंग है, जो हम लिखते हैं, वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है, बट डिफरेंट इन वे। बट क्या है उसमें डिफरेंस क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग और इन अ स्क्रिप्ट वी मीन स्पोकन साउंड और रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइन। बस इसमें डिफरेंस है कि वो क्या है, वो एक स्पोकन साउंड है, स्पोकन साउंड है जो कि विजिबल साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट मेसोपोटामिया टैबलेट,
जो फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट है वो कब लिखी गई थी, अराउंड 3200 BC के टाइम पे लिखी गई थी। और उसमें क्या थे, पिक्चर्स थे, नंबर थे, साइंस थे। देयर वर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, फिश, ब्रेड लोव्स एक्सेट्रा। मतलब उनके पास जैसे ये साइन है जिसमें ऑक्स हो गए इन टैबलेट्स पे, ग्रेन फिश हो गई, ऑक्स हो गया, नंबर बोट्स हो गए, तो ऐसे मतलब इनके साइंस वगैरह थे। ठीक है, ये 5000 लिस्ट हमें मिली थी और इसमें क्या थे, ये सब चीज़ें थी, ऑक्स हो गया, ग्रीन फिश हो गया, नंबर ऑफ बोट्स हो गए। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ गुड दैट वर ब्रॉट इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम टेम्पल ऑफ उर्क। लिस्ट ऑफ गुड दैट वर ब्रॉट इनटू मतलब जो ये लिस्ट ऑफ गुड्स हैं जो हमें मिले हैं और जो उरक के टेम्पल में है। अ सिटी इन साउथ, जो उरक का टेम्पल है वो कहाँ है, वो साउथ में है। क्लियरली राइटिंग बिगैन व्हेन द सिटी नीड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। और राइटिंग कब शुरू हुई, राइटिंग तब शुरू हुई जब हमें मतलब ट्रांजेक्शन करनी थी। क्लियरली राइटिंग बिगैन व्हेन द सोसाइटी नीड टू कीप रिकॉर्ड्स, और जब हमें ट्रांजेक्शन करनी थी, रिकॉर्ड्स रखने थे। बिकॉज इन सिटी लाइफ ट्रांजेक्शन अकर्ड इन डिफरेंट टाइम्स, मतलब जो ट्रांजेक्शन थी सिटी टाइम पे वो अलग अलग टाइम्स में हो रही थी और उसमें बहुत एंड इवॉल्व मैनी पीपल एंड अ वैरायटी, और उसमें बहुत सारे पीपल मतलब इवॉल्व हो गए थे और वैरायटी ऑफ गुड्स थे। तो इसलिए राइटिंग को इमर्ज होना पड़ा, बिकॉज हमें क्या करने थे, हमें रिकॉर्ड्स रखने थे, ट्रांजेक्शन रखनी थी, इसीलिए। मेसोपोटामिया रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले। जो मेसोपोटामियंस है वो क्या करते थे, वो किस पे लिखते थे, वो क्ले पे लिखते थे। टैबलेट जो क्ले होती है उस पे लिखते थे। अ स्क्राइब वुड वेट क्ले एंड पैट इनटू अ साइज ही कुड होल्ड कंफर्टेबली ऑन एन हैंड। तो मतलब क्या करते थे, ये क्ले लेते थे, उसको अपने जो हाथ है उसके मतलब जो हाथ होता है, पाम होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको कट कर लेते थे ताकि राइटिंग में ईजी हो, ताकि वो हैंडल ईजीली हो। तो ये क्या है, ये क्ले टैबलेट है, ये वाली। इन्होंने क्या करा, इसमें क्ले टैबलेट बनाई और इसके सूखने से पहले इनको ना इस पर लिखना होता था, इनके इस टैबलेट के ड्राई होने से पहले। तो ही वुड केयरफुली स्मूदन इट्स सर्फेस। तो पहले क्या होता था, क्ले टैबलेट पे ऐसे थोड़ा ना लिख लेंगे, पहले उसको सरफेस को स्मूथ करना पड़ता था। व्हेन इट शार्पन्स एंड ऑफ अ रेड कट ऑफ रीड कट ऑब्लिंग, मतलब उसको लिखते किससे से, जैसे अभी हम पेपर पे किससे लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो उस टाइम पे वो किससे लिखते थे, क्ले टैबलेट पे वो लिखते थे। वेंच टिश शेप का कुछ होता था, शार्प एंड होता था, जिसको हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं, उससे लिखते थे वो। साइंस ऑन द स्मूदन सरफेस वाइल इट वॉज स्टिल मॉइस्ट, और मतलब वो तब तक मतलब वो स्मूदन सरफेस बनाते थे जब तक वो मॉइस्ट होता था, तब तक ही बना सकते थे, सूखने के बाद नहीं बना सकते स्मूदन सरफेस। वंस ड्राइड इन सन, जब वो एक बार ड्राई हो गया सन और जो क्ले होगी वो हार्ड हो गई है, तो टैबलेट क्या हो गया, तो टैबलेट पूरा बन गया, उसमें हमने लिख लिया जो लिखना है, फिर उसके बाद हम लिख नहीं सकते। तो इट इज़ एन इनडिस्ट्रक्टेबल एज पोइट्री। तो मतलब एक पोइट्री भी कह सकते हैं इसको, पोइट्री की तरह। जैसे पोइट्री में क्या होता है, हम पहले मड लेते हैं, फिर उसको अच्छी सी शेप बना के उसको सुखा देते हैं, तो ये एकदम सेम ही है इसका भी। व्हेन अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ से द डिलीवरी ऑफ pieces of metal had to cease to relevant, the tablet was thrown away। मतलब एक बार जैसे कि किसी चीज़, कोई चीज़ है, मेटल है, जैसे उसकी डिलीवरी करनी है तो और इसके लिए रिकॉर्ड रखना था मतलब रेलेवेंट, तो उसको क्या करा, मतलब जैसे ही एक बार कर दी डिलीवरी उस पीसेस की, तो फिर उसको फेंक दिया टैबलेट को। वंस द सरफेस ड्राई साइंस कुड नॉट बी प्रेस्ड ऑन द टैबलेट, मतलब एक बार सरफेस मतलब सूख गई उसकी, तो मतलब हम उस पर कोई साइन नहीं प्रेस करके लगा सकते, क्योंकि वो ड्राई हो गया, फिर लगेंगे ही नहीं साइन। सो ईच ट्रांजेक्शन हाउएवर माइनर रिक्वायर्ड अ सेपरेट रिटन टैबलेट, मतलब हर एक ईच ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के लिए हमें अलग अलग रिटन टैबलेट, क्ले टैबलेट लगते थे, यूज़ होते थे। दिस इज़ वाई टैबलेट्स अकर बाय द हंड्रेड्स एट, तो इसीलिए मतलब इतने सारे टैबलेट चाहिए थे, इसलिए यूज़ होते थे, तो इसलिए इतने ज़्यादा टैबलेट्स मिले हमें, हंड्रेड्स ऑफ मेसोपोटामियन साइट्स पे मिले हमें टैबलेट। एंड इट इज़ बिकॉज of this wealth of source that we know so much more about Mesopotamia as we do about contemporary India। तो मतलब इतने सारे हमें सोर्सेज मिले क्ले टैबलेट के, इसकी वजह से हमें मेसोपोटामिया के बारे में इतना ज़्यादा पता चला।
बाय 2600 BCE और सो द लेटर बिकम क्यूनिफॉर्म। जो लेटर है वो इस टाइम पे 2600 BCE के टाइम पे क्यूनिफॉर्म होने लगे। क्यूनिफॉर्म क्या होता है? क्यूनिफॉर्म डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड क्यूनीस मीनिंग वेंच्ड। वेंच्ड जो शेप होती है उसको हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म। जैसे कि जो जिससे वो लिखते थे रीड लाइक ऑब्जेक्ट से, वो क्या होती थी? वेंच्ड शेप होती थी, उसको हम क्यूनिफॉर्म कहते थे। तो उससे ही लिखते थे। कहाँ गया? हाँ, द लेटर बिकम यूनिफॉर्म एंड द लैंग्वेज वॉज सुमेरियन। और जो लैंग्वेज वो यूज़ करते थे वो कौन सी थी? वो सुमेरियन थी। राइटिंग वॉज नाउ यूज नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड। जो राइटिंग थी इस टाइम तक वो खाली रिकॉर्ड्स रखने के लिए काम नहीं आती थी, बट ऑल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरीज। उस टाइम पे क्या बनती थी? डिक्शनरीज भी बनती थी। गिविंग लीगल वैलिडिटी टू द लैंड ट्रांसफर्स। वो क्या करती थी? एक लीगल वैलिडिटी देती थी लैंड ट्रांसफर्स को। नरेटिंग द डीड्स ऑफ द किंग, अनाउंसिंग द चेंजेस। मतलब उस डिक्शनरी एक डिक्शनरी भी लोग रखने लग गए थे उस टाइम तक, ताकि वो एक लीगल वैलिडिटी दे दे कि लैंड वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर लैंड किसी एक पर्सन को ट्रांसफ़र करना है किसी को, उसके लिए जैसे कि किसी जो किंग है उसकी जो विशेज़ है या फिर जो उसने करा है उसको बताने के लिए, उसको नरेट करने के लिए, अनाउंसिंग द चेंजेस ऑफ किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉ। और अगर किंग ने चेंज करे लॉज या कोई चेंजेस लाए वो लॉ में, या कोई नया लॉ बनाया है कस्टमरी लॉ ऑफ लैंड के लिए, तो उसके लिए भी यूज़ होती थी ये चीज़ें। क्ले टैबलेट्स। सुमेरियन द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया। जो सुमेरियन थी वो अर्लीस्ट नोन, सबसे पहले आई थी वो लैंग्वेज मेसोपोटामिया में। द ग्रेजुअल रिप्लेस आफ्टर 2400 BC बाय अकेडियन लैंग्वेज। और ये रिप्लेस हो गई थी 2400 BC के टाइम में अकेडियन से। यूनिफॉर्म राइटिंग इन अकेडियन लैंग्वेज कॉन्टिन्यू यूज अंटिल द फर्स्ट सेंचुरी। तो जो ये यूनिफॉर्म की राइटिंग जो सिस्टम है ये अकेडियन लैंग्वेज में कब तक कॉन्टिन्यू रहा? टिल द फर्स्ट सेंचुरी। Now next topic is the system of writing. The sound that a cuneiform sign represent was not a single constant or vowel. मतलब जो sound है जो cuneiform पे, मतलब जो clay tablets पे लिखते थे वो सिर्फ एक single consonant या फिर एक vowel नहीं है। जैसे कि M और A, जैसे M क्या है? ये क्या है? consonant है, एक vowel है इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह, ऐसे नहीं थे। वो क्या थे? सिलेबल्स थे। वो क्या थे? जैसे कि पुट, और, ला, ऐसे, और, इन, ऐसे यूज़ होते थे। दिस इज़ द साइन दैट अ मेसोपोटामिया स्क्राइब हैड। ये कुछ साइन थे जो मेसोपोटामिया में वो क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे, वो साइन है ये। to learn ran in hundreds, and he had to able to handle a wet tablet and get written before it dried. तो ये सेम चीज़ बताइए कि मतलब उनको पहले लिखना होता था ये सब कुछ उस टैबलेट के ड्राई होने से पहले। सो राइटिंग वॉज स्किल्ड क्राफ्ट बट मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब राइटिंग क्या है? एक स्किल क्राफ्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट वॉज एन एनॉर्मस इंटरेक्चुअल अचीवमेंट। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कन्वेइंग अ विजुअल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ साउंड फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। मतलब उस टाइम पे राइटिंग इमर्ज नहीं हुई थी, तो ये क्या थी? एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ही हो गई। तो अब वहाँ की लिटरेसी के बारे में बात करेंगे। वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड और राइट। मतलब बहुत सारे मतलब बहुत कम मेसोपोटामियन थे जो कि पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। नॉट ओनली वर देयर हंड्रेड्स ऑफ साइंस टू लर्न, मैनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स। मतलब साइंस थे आपको इतने मुश्किल, जैसे कि ये है साइन, ऐसे साइंस थे, तो ये कितने मुश्किल है मतलब लर्न करने में या फिर लिखने में। तो फिर इससे क्या होता है? इससे ज़्यादातर लोग ना रीड नहीं कर पाते थे या फिर लिख नहीं पाते थे इतने 100, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्या थे? कॉम्प्लेक्स थे ये साइंस वगैरह। इफ़ अ किंग कुड रीड ही मेड श्योर दैट दिस वाज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ इट्स बोस्टफुल इंस्क्रिप्शन। मतलब अगर जैसे कि कोई किंग है वो अगर किसी किंग को रीड करना आता है, राइट करना आता है, तो वो ये मेक श्योर करता था कि जो ये रिकॉर्डेड रहे, कि मुझे लिखना आता है ये रिकॉर्डेड रहे हिस्ट्री में, और उसकी बूस्ट एक इंस्क्रिप्शन पे वो रिकॉर्डेड रहे। For the most part, however, writing reflects the mode of speaking. A letter from an official would have to be read out to the king. मतलब अगर एक ऑफिशियल के थ्रू जो किंग है वो रीड करवाता था लेटर, सो इट वुड बी बिगिन टू माई लॉर्ड अ स्पीकर। मतलब ये सब तो लिखा हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द यूजेस ऑफ राइटिंग, मतलब राइटिंग के क्या क्या यूजेस है वो बता रखे हैं।
जो क्ले टैबलेट्स थी उसके। कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, मतलब एक कनेक्शन प्रोवाइड करता था सिटी लाइफ में, ट्रेड में, राइटिंग इज़ ब्रॉट आउट इन अ लॉन्ग सुमेरियन एपिक पोएम, मतलब अबाउट एम्बेकर। सो इट वॉज बीन सीन की जो राइटिंग है वो मतलब कौन लाया था, वो ये वाला किंग लाया था, वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर ऑफ उर्क। ये एक अर्लीस्ट रूलर है, सबसे पहले मतलब अर्लीस्ट वाले में, स्टार्टिंग वाले एरा में आता है ये, उर्क को जो रूल करता था। इन मेसोपोटामिया ट्रेडिशन उर्क वाज अ सिटी एक्सीलेंस ऑफ्टन नोन एज सिंपली एज अ सिटी, मतलब ये क्या था, ये एक सिटी है उर्क, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एम्बेकर इज़ एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर, मतलब ये क्या है, ये एसोसिएट करता था, एक लिंक था इसका ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड के साथ, जो कि किस में थी, सुमेर में थी। ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर। इन द अर्लियर डे द एपिक सेज ट्रेड वॉज नॉट नोन। एम्बेकर वांटेड लैपिस, मतलब इसमें बता रखा है कि एक स्टोरी है बेसिकली, इसमें क्या बता रखा है कि जो एक एम्बेकर है उसको क्या चाहिए था, लैपलेस लजूरी चाहिए था। ये एक प्रीशियस मेटल है और इसको क्यों चाहिए था, ताकि ये क्या कर सके, ये अपने जो टेम्पल्स हैं उसको ब्यूटिफिकेशन कर सके, ताकि अच्छा दिखे वो लैपलेस लजूरी वहाँ पे। हिज मैसेंजर, तो उसने एक मैसेंजर भेजा to get a messenger out to get them for the chief for a very distance called तो उसने अपना क्या भेजा, एक मैसेंजर भेजा, उसने कहा आर्ता में भेजा, उसने क्या कहा कि ना उसको एक बहुत डिस्टेंस वाली जगह है ये आर्ता, वहाँ पे भेजा कि उसको लैपलेस लजूरी चाहिए। तो जो मैसेंजर है उसने किंग को कहते हैं ठीक है वो ले आएगा। तो क्या हुआ, बाय द नाइट, मतलब जाते जाते उसको रात होगी, तो नाइट के टाइम क्या हुआ, ही वेंट जस्ट, तो वो क्या देखने लग गया, स्टार्स देखने लग गया जो मैसेंजर था। बाय डे ही वुड गो बाय हेवन, मतलब फिर उसने क्या करा, वो कहाँ गया, सन डिवाइन, ही हैड टू गो अप इन द माउंटेन, उसको फिर माउंटेन रेंजेस चढ़नी थी। तो इस पूरी में बता रखा है, इस पूरी मतलब पैसेज में बता रखा है कि फिर वो गया, उसने माउंटेन चढ़े, मतलब वो बीच में भूल जाता है कि उसको क्या लाना है वहाँ से, वो लैपलेस लजूरी लाना है, पर वो जाता है, भूल जाता है, फिर वो वापस किंग के पास जाता है, फिर किंग के पास जाके वो कहता है कि उसको क्या लाना था, फिर किंग उसको समझाता है कि ये लाना था। वो दोबारा जाता है, मतलब माउंटेन को क्लाइंब करते हुए इतनी दूर जाता है, फिर भी उसको लगता है, पर फिर भी वो भूल जाता है। तो फिर एक बार वो वहाँ पे पहुँच के उसने बोला, पर जो किंग है उसको पता ही नहीं चला उसको वो क्या मांग रहा है, बिकॉज वो भूल जाता था बार बार। तो फिर उसने क्या करा, जो एम्बेकर है उसने उसको एक क्ले राइटिंग है उस पर लिख के बताया कि उसको क्या चाहिए और उसको वो दे दे। तो फिर जो वहाँ पे आर्ता का रूलर है उसने सोचा कि जो ये है मेसोपोटामिया बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड है, बिकॉज तब राइटिंग इमर्ज नहीं हुई थी। दिस शुड नॉट बी टेकन एज अ लिटरल ट्रूथ, मतलब ये सच्चाई नहीं है कि ये सच्चाई नहीं है जो ये पूरी स्टोरी बताई है, बट इट कैन बी इंफर्ड दैट मेसोपोटामिया अंडरस्टैंडिंग इट वाज अ किंगशिप दैट ऑर्गेनाइज द ट्रेड एंड राइटिंग। मतलब ये बता रखा है कि जो ये किंग ही थे जो ये राइटिंग वाला सिस्टम लाए थे ट्रेड के लिए। दिस पोएम ऑल्सो टेल अस दैट बिसाइड मीनिंग storing information and sending message afar, writing was seen as a sign of supremacy and मेसोपोटामिया अर्बन कल्चर। मतलब ये बता रखा है इसमें कि जो मेसोपोटामिया है वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज है, इससे ये पता चलता है, और वहाँ पे मेसोपोटामिया में एक अर्बन कल्चर है, इससे ये भी पता चलता है। Now next topic is urbanization in the southern Mesopotamia, temples and kings. From 5000 BC के टाइम में settlements had begun to develop in the southern Mesopotamia, मतलब जो settlements है वो southern Mesopotamia में शुरू हो गई थी। The earliest city emerged from some of these settlements, मतलब कुछ earliest cities थी जो मतलब settle हो गई थी। These were the various kind, those who are gradually developed around the temples। कुछ city क्या हुई थी, gradually developed हो गई थी temples के around। Those who develop at the center, और कुछ क्या trade के around कुछ सिटी डेवलप हुई थी बिकॉज दे आर द सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड इम्पीरियल सिटीज़। इट वॉज अ सिटी दैट द फर्स्ट टू काइंड दैट विल बी डिस्कस्ड है, मतलब पहले दो काइंड के हम सिटी डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ सिटी ऑफ द फर्स्ट टू काइंड दैट विल बी डिस्कस्ड हेयर। अर्लियर सेटल्स देयर ओरिजिन आर अननोन, मतलब हमें पता नहीं है मतलब उनका ओरिजिन
क्या है वो अननोन है उनका ओरिजिन. बिकम टू बिल्ड एंड रीबिल्ड टेम्पल्स एंड स्कैटर्ड स्पॉट्स इन द विलेजेस. द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वॉज अ स्मॉल श्राइन. मतलब जो अर्लीस्ट टेम्पल था यहाँ पे, जो अर्लीस्ट टेम्पल था वो बस एक स्मॉल श्राइन थी मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिस्क. मतलब एक छोटी सी मूर्ति थी जो मतलब किससे, मतलब जो पकी हुई मिट्टी से नहीं बनी हुई थी. टेम्पल्स वर द रेजिडेंट्स ऑफ वेरियस गॉड. मतलब जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे बहुत सारे गॉड्स रहते हैं. जैसे कि वहाँ का गॉड कौन है, मून गॉड है, उर है, इनाना गॉड है, गॉडनेस ऑफ लव एंड वॉर. कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक, टेम्पल्स बिकम लार्जर ओवर टाइम. मतलब फिर क्या ब्रिक्स से बनने लगे टेम्पल्स, तो मतलब वो उनका साइज़ बड़ा होने लग गया टेम्पल्स का. विद अर्लियर वंस वर पॉसिबली नॉट अनलाइक द ऑर्डनरी हाउसेज. फॉर द टेम्पल्स वॉज द हाउस ऑफ गॉड. मतलब वो मतलब ऑर्डनरी घर जैसे नहीं होते टेम्पल्स. वो क्या है, वो एक घर है गॉड्स का, वहाँ पे भगवान रहते हैं. But temples always had their outer walls going in and out at a regular interval, which no ordinary building ever had. मतलब जो temples हैं उन always had मतलब temples के पास outer wall है going in and out at regular interval. मतलब बाहर अंदर बाहर जाने के लिए outer walls बना रखी है जो कि ordinary building में कभी नहीं थी. ठीक है, तो the god was the focus of worship. To him or her people brought grain. मतलब मंदिर में क्यों आए हैं भगवान की वर्शिप करने, तो उसके लिए वो क्या लाए हैं जो वर्शिप करने के लिए, वो ग्रेन लाए हैं, कर्ड लाए हैं, फिश लाए हैं. द फ्लोर्स ऑफ सम अर्ली टेम्पल्स हैड थिकन द लेयर ऑफ फिश बोन्स. और हमें कैसे पता चला कि ये सब चीज़ें लाए हैं, कर्ड, ग्रेन, फिश लाए हैं वो टेम्पल में, क्योंकि जो फ्लोर्स थे टेम्पल के, अर्लियर टेम्पल के जो पुराने टेम्पल्स थे उनके जो फ्लोर थे वो थिक हो गए थे. क्यों हो गए थे, फिश की बोन से थिक हो गए थे. द गॉड ऑल्सो वॉज ऑल्सो द थियोटिकल ऑनर ऑफ एग्रीकल्चर, फील्ड्स, फिशरीज. और ये वो माना करते थे जो वहाँ के लोग थे जो वर्शिप करते थे कि जो गॉड है वो क्या है, वो एक ऑनर है. किसका, फिशरीज़ का है, हर्ड्स का है, लोकल कम्युनिटीज़ का जो ऑनर है वो गॉड ही है. इन टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल ऑलिव प्रेसिंग, ग्रेन प्रेसिंग, स्पिनिंग और वीविंग ऑफ वुलन क्लोथ वॉज डन इन टेम्पल. और मतलब क्या होने लगा विथ टाइम, जो ग्राइंडिंग है, स्पिनिंग है, जो ग्रेन ग्राइंडिंग है, स्पिनिंग है, वाइन प्रेसिंग, ऑलिव प्रेसिंग हो गई, वो सब कहाँ होने लगी, वो टेम्पल में ही होने लगी. Organizer of production at level above the household, employer of merchants and keep a record of distributing and allotments of grade. तो मतलब क्या होने लग गया विद टाइम, जो क्या प्रोडक्शन होने लगी, ऑर्गेनाइज लेवल पे प्रोडक्शन होने लगी. जो एम्प्लॉयर है, मर्चेंट्स है, वो रिकॉर्ड्स रखने लग गए, जो उनको मतलब अलॉटमेंट्स थी ग्रेन की, प्लो एनिमल की, ब्रेड की, बियर की, फिश की, एक्सेट्रा, इन सब का रिकॉर्ड्स रखने लग गए कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है. द टेम्पल ग्रेजुअली डेवलप्ड इन एक्टिविटीज़ एंड बिकम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन. और ऐसे ही जो टेम्पल्स है वो ग्रेजुअली डेवलप होने लग गए और मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन बनने लग गए. तो इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर वॉज सब्जेक्ट टू हज़ार्ड. मतलब हमने पहले पढ़ा था कि क्या एग्रीकल्चर हो रही थी साउथ में भी, साउथ में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी एग्रीकल्चर. और मतलब चैनल्स के थ्रू वाटर आ रहा था, तो मतलब ठीक था, मतलब वहाँ पे नेचुरल फर्टिलिटी थी. पर वहाँ पे नेचुरल हज़ार्ड्स भी थे नेचुरल फर्टिलिटी के साथ. जैसे कि जो नेचुरल आउटलेट चैनल है यूफ्रेट्स के, कभी कभार उनमें इतना पानी आ जाता था कि वो क्या करते थे, फ्लड कर देते थे पूरी क्रॉप्स को. समटाइम दे कुड चेंज द कोर्स. और कभी कभार वो अपना रास्ता ही बदल लेती थी रिवर्स, जिसकी वजह से क्या होता था, फ्लड हो जाता था. ठीक है, तो एज द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज विलेजेस वर पीरियडिकली रीलोकेटेड इन मेथड. तो क्या होते थे जो विलेज थे वो क्या, वो जहाँ पे यूफ्रेट्स है, टाइग्रेस है, उनके पास ही रहते थे, बैंक्स पे रहते थे. क्यों, ताकि वो एग्रीकल्चर कर सके, वाटर सफिशिएंट आ सके. पर वो जो रिवर है जब अपना कोर्स ही, रास्ता ही बदल लेती थी, तो वो क्या करते थे, विलेजर्स जो है वो रीलोकेट हो जाते थे. ठीक है, रिवर वाली साइड. देयर वर मैन मेड प्रॉब्लम एज वेल. ये तो नेचुरल प्रॉब्लम है, तो एक मैन मेड प्रॉब्लम भी थी वहाँ पे. दैट दोज हु लिव्ड ऑन द अपर स्ट्रीम स्ट्रेच ऑफ चैनल कुड डाइवर्ट so much water into their fields that villagers downstream were left without water. For example, ये stream है एक, तो जो ऊपर वाली stream है
तो यहाँ पे जो वो रहते हैं, लोग रहते हैं, वो क्या करते थे, वो अपनी फील्ड्स की तरफ इसका जो वाटर का चैनल है वो डाइवर्ट कर लेते थे। ठीक है, तो फिर जो ये यहाँ पे लोग रहते हैं जो डाउनर स्ट्रीम पे रहते हैं, इनके पास पानी नहीं आ पाता था क्योंकि सारा वाटर तो डाइवर्ट कर लेते थे, यूज़ कर लेते थे, तो यहाँ पे पानी नहीं आता था डाउन वाली स्ट्रीम पे। तो इसीलिए क्या होता था, तो फिर विलेज डाउन वाली स्ट्रीम के पास पानी नहीं आता था, और दे कुड निगलेक्ट टू क्लीन आउट सिल्ट फॉर द स्ट्रेच ऑफ द चैनल ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ वाटर फर्दर डाउन। और कभी कभार क्या होता था, क्लीन ही नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, सिल्ट हो गया बहुत ज़्यादा डिपॉजिट या कुछ भी यहाँ पे इकट्ठा हो गया बहुत ज़्यादा, तो वो क्लीन ही नहीं करते थे अपर कोर्स वाले, और ना ऐसे रास्ता ब्लॉक हो जाता था, तो नीचे क्या था, वाटर ही नहीं आ पाता था, ब्लॉक हो जाता था पूरा ये रिवर का चैनल। सो द अर्ली मेसोपोटामियन कंट्री साइड्स और रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंड एंड वाटर। तो मतलब क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे जब ऐसी चीज़ें नहीं मिलती थी इनको, वाटर वगैरह, तो लैंड और वाटर पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। व्हेन देयर वाज कॉन्टीन्यूस वॉरफेयर इन अ रीजन, मतलब जब कॉन्टीन्यूस वॉरफेयर हो रहे थे, तो मतलब क्या हुआ, जो चीफ है हु हैड बीन सक्सेसफुल इन द वॉर वुड ऑब्लाइग देयर फॉलोअर्स by distributing loot and could take prisoner for the defeat group to employ the guards or servants। मतलब अगर ऐसे वॉर हो जाती थी तो क्या होता था, जो जीतती थी, मतलब जो कम्युनिटी जीतती थी वो क्या करती थी, जो डिफीटेड, जो हार गए थे, उनको अपना सर्वेंट्स बना लेती थी, गार्ड बना लेती थी, और जो फिर मतलब लूट का सामान है उनको क्या कर देती थी, वो अपने फॉलोअर्स में, जो मतलब उनको सपोर्ट करते हैं, उनमें बांट देती थी। सो दे कुड increase their influence। Such world leaders, however, would be here today and gone tomorrow until a time come when such a leadership came to increase the well-being of the community with the creation of new institution। मतलब ऐसे leaders तो आ गए फिर चले गए, लेकिन जो leadership है, बट सच अ लीडरशिप कुड इंक्रीज वेल बींग ऑफ कम्युनिटी। मतलब कोई लीडरशिप है जैसे कि जो कि वेल बींग सोचती है कम्युनिटी की, ऑफ इंस्टीट्यूशन या प्रैक्टिसेस की। In time, a victorious chief began to offer precious booty to the gods and thus beautify the community temple। और मतलब जीत गए थे लोग, तो कई लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उन सामान से जो उनको मिला है उनको किस में लगा देते हैं, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टेम्पल्स में लगा देते हैं। They would send men out to fetch fine stones and metal for the benefit of the god and community and organize the distribution of temple wealth, an efficient way of accounting for things that came in and went out। मतलब कई लोग क्या करते हैं, बेनिफिट में काम करते हैं, जैसे कि ब्यूटिफिकेशन कर दी टेम्पल की, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल, और जो टेम्पल की वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी कम्युनिटी में। और ये एक इफ़ेक्टिव वे था by accounting for things that come in and went out। as the poem about embarkment, मतलब जो बताई थी क्ले में जो वो लिखते थे, क्ले टैबलेट्स पे जो पोएम थी, दिस गेव द किंग हाई स्टेटस एंड अथॉरिटी टू कमांड द कम्युनिटी। मतलब जो पोएम थी उस समय यही पता चल रहा था कि जो किंग थे वही लाए थे ये सिस्टम क्ले वाला, तो इससे क्या एक अथॉरिटी, एक कमांड पता चल रही थी किंग कम्युनिटी की, उनका स्टेटस पता चल रहा था। We can imagine a maturity reinforcing cycle of development in which leaders encourage the settlements of villages close to themselves to able to rapidly get the army together। तो हम imagine कर सकते हैं कि एक डेवलपमेंट ऑफ विच लीडर एंकरेज सेटलमेंट्स, मतलब जो लीडर्स हैं, जो किंग्स वगैरह, वो एंकरेज कर रहे हैं विलेजेस की कि वो अपने पास में ही वो उनको सेटल करवा ले, ताकि टू एबल टू गेट रैपिड आर्मी, ताकि उनको आर्मी की, मतलब आर्मी में वो रिक्रूटमेंट कर सके और हेल्प हो सके, मतलब जो भी है उनकी आर्मी की, अगर कम लोग हों तो ऐसे वो कहते थे। बिसाइड पीपल वुड बी सेफली लिविंग इन द क्लोज प्रोस्पेक्टिव टू वन अनदर, और क्या जो पीपल है वो सेफली रह पाएंगे अगर वो आस पास में रहेंगे। एट उरुक, वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन, उरुक क्या है, वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन है। वी फाइंड डिपिक्शन ऑफ आर्म्ड हीरोज़ एंड देयर विक्टिम्स। मतलब हमें क्या पता चलता है, उधर डिपिक्शन भी होता है, मतलब बताते भी हैं कि वहाँ पे आर्म जो हीरोज़ हैं, जो विक्टिम्स हैं, एंड और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है शोन अराउंड, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे 3000 BC के टाइम पे, व्हेन उरुक ग्रू टू एनॉर्मस एक्सटेंट, मतलब जो उरुक है उसका मतलब एरिया बढ़ जाता है, ग्रो टू बहुत ज़्यादा एक्सटेंट हो जाता है,
जो एरिया था 250 हेक्टेयर्स का, ट्वाइस लार्ज ऑफ मोहनजोदारो, जो मतलब इंडिया की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एक जगह है मोहनजोदारो, उसका क्या है ट्वाइस है ये एरिया। बी इन द लार्ज लेटर सेंचुरी dozens ऑफ स्मॉल विलेजेस वर deserted. There have been a major population shift, मतलब क्या है population shift हो रही थी उस टाइम पे। Significantly, Urk also came to have a defensive wall at a very early date. The site was continuously occupied from about 4200 BCE, about 400 CE, and about 2800 BCE 2800 BCE it had expanded to 400 हेक्टेयर्स। मतलब यही बता रखा है कि कितना ज़्यादा एक्सपैंड होता है एरिया में। वॉर कैप्चर्स एंड लोकल पीपल वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल, जो मतलब वॉर में कैप्चर हो गए थे या जो लोकल पीपल है उनको काम पे लगा देते हैं, किसके लिए, टेम्पल के काम के लिए लगा देते हैं, और डायरेक्टली फॉर द रूलर्स, या फिर रूलर्स के काम के लिए लगवा देते हैं जो वहाँ पे किंग वगैरह हैं उसके काम के लिए। दिस लेटर देन एग्रीकल्चर टैक्सेस वॉज कंपल्सरी, दोज हु वर पुट टू वर्क वर पेड राशंस, मतलब जो काम पे लग जाता है, जैसे कि टेम्पल के काम के लिए लग गए तो मतलब उनको क्या करते थे, राशन दे देते थे। हंड्रेड्स ऑफ राशन लिस्ट हैव बीन फाउंड, मतलब हंड्रेड्स में राशन लिस्ट मिली है, विच गेव अगेंस्ट पीपल, विच मतलब जो पीपल के नेम के पीपल का नेम लिखता है राशन लिस्ट बना देते हैं। द क्वालिटीज़ ऑफ ग्रेन और ऑयल अलाउटेड टू देम, मतलब ये क्या लिखते हैं राशन में, क्वांटिटीज़ लिखते हैं ग्रेन की, और कॉटन मतलब कॉटन क्लोथ्स, और जो ऑयल है जो उनको मिला है उस वो लिखते हैं राशन लिस्ट में। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट वन ऑफ द टेम्पल्स टुक 1500 मैन वर्किंग इन 10 hours a day 5 years टू बिल्ड। मतलब एक टेम्पल है जिसमें क्या बता रखा है कि उसमें कितने लोग लगे थे, एक टेम्पल बनाना था उनको, तो एक टेम्पल है जिसमें 1500 तो मैन थे जो काम कर रहे थे 10 घंटे एक दिन में, और उसको कितने मतलब 5 साल लगे उस टेम्पल को बनने में। विद रूलर्स कमांडिंग पीपल टू फेंच स्टोन और मेटल ओर्स, मतलब जो रूलर्स उनको कमांड मिलती थी कि जाओ स्टोन्स लाओ या फिर मेटल ओर्स लाओ, टू कम एंड मेक द ब्रिक और ले द ब्रिक फॉर टेम्पल, और ब्रिक बनाओ, फिर ब्रिक को लगाओ टेम्पल्स बनाने के लिए, और एल्स टू गो डिस्टेंट कंट्री टू फेंच सुटेबल मटेरियल्स, और या फिर दूसरी कंट्रीज़ में जाओ जो दूर है कंट्रीज़, उसमें जाओ मटेरियल लाने के लिए, जैसे कि लैपलेस लजूरी हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें लाने के लिए। देर वर ऑल्सो टेक्निकल एडवांस एट उर्क अराउंड, मतलब टेक्निकल एडवांसमेंट भी थी उर्क में एट 3000 BC के टाइम। ब्रॉन्ज टूल कम इनटू यूज़ फॉर वेरियस क्राफ्ट, मतलब जो ब्रॉन्ज के टूल है उनका काम आने लग गया क्राफ्ट्स में। आर्किटेक्ट्स लर्न टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक कॉलम्स, जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने मतलब लर्न कर लिए आर्ट की ब्रिक के कॉलम कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं, ठीक है। दे ब्रिंग अ सूटेबल वुड टू बियर वेट ऑफ द रूफ ऑफ लार्ज हॉल्स, और कैसे मतलब सूटेबल वुड चाहिए, मतलब देयर बीइंग नो सूटेबल वुड, मतलब कोई सूटेबल वुड नहीं थी जो मतलब रूफ़ का, जो इतना बड़ा रूफ़ है लार्ज हॉल है उसका वेट सहन कर सके। 100 of people were put to work at marking and baking clay cones that could be pushed in temple's wall, मतलब hundreds of people थे उसमें काम कर रहे थे, जो कि क्या कर रहे थे, ब्रिक बना रहे थे, बेक कर रहे थे, क्ले कोन्स बेक कर रहे थे, जिससे कि क्या हो, जो टेम्पल की वॉल हो वो बन सके। पेंटिंग इन डिफरेंट कलर्स, जो वो पेंट भी कर रहे थे डिफरेंट कलर्स में। क्रिएटिंग अ कलरफुल मजाक, तो फिर ये ताकि वो एक कलरफुल मतलब कोई मजाक बना सके। इन स्क्रप्चर्स देयर वाज सुपर्ब अचीवमेंट्स नॉट इन ईजी अवेलेबल क्ले बट इट इज़ इम्पोर्टेड स्टोन, मतलब ऐसे कोई ईजी से अवेलेबल क्ले से नहीं बना रहे, वो एक इम्पोर्टेड स्टोन मतलब जो उन्होंने इम्पोर्ट करा है दूसरी कंट्री से उससे बना रहे हैं। एंड देन देयर वाज एन टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क दैट वी कैन से इट इज़ अप्रोप्रिएट टू अर्बन इकोनॉमी, द पॉटर व्हील। In long run, the wheel enables a potter workshop to mass produce dozens of similar pots at that time, मतलब जैसे कि
अप्रोप्रिएट अर्बन इकोनॉमी के लिए जो पॉटर्स की व्हील है उसका यूज़ होता है। जैसे कि लॉन्ग रन की बात करें, अगर लंबे समय तक चलाना है तो जो व्हील है वो अनेबल करती है एक पॉटर को, जो मतलब मटके वगैरह बनाता है, उसकी वर्कशॉप पे मास प्रोड्यूस करने के लिए, डजन्स और सिमिलर पॉट्स बनाने के लिए वो पॉटर व्हील यूज़ होती है। तो ऐसे ही ये वो भी यूज़ करते थे। तो अब ये सील वगैरह है, ये बता रखा है कि सील का मतलब क्या क्या यूज़ होता था और कैसे मतलब सील काम आती थी। तो ये एक सोर्स है। लाइफ इन सिटी, मतलब जो शहरों में कैसी ज़िंदगी थी। What we have seen in that a ruling elite had emerged, a small section of society had a major share of wealth। हमने यही पढ़ा कि अगर एक छोटी सी सेक्शन, जैसे कि एक छोटा सा सेक्शन है ये, इसके पास क्या होगी, इसके पास ज़्यादा अमाउंट में वेल्थ होगी, जो कि इतने बड़े मतलब पॉपुलेशन के पास नहीं होगी। वो इतनी सी पॉपुलेशन के पास क्या होगी, वेल्थ होगी। Nothing makes this fact as clear as enormous riches, dweller, gold vessels, wooden musical instrument inlaid with the white shield and lapis lazuli। मतलब ये क्या वेल्थ बता रखी है, ठीक है। जैसे कि ज्वेलरी होगी, गोल्ड वेसल हो गए, वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, या फिर लैपलेस लजूरी हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब बता रखा है। बरीड विद सम किंग्स एंड क्वींस एट टूर, मतलब ये सारी चीज़ें क्या थी, ये बरीड थी। किसके, जो किंग और क्वीन होते हैं तो उनके साथ बरी कर रखी थी ये सारी चीज़ अर्थ में। बट वट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, जो ये इतना बड़ा सेक्शन है सोसाइटी के पास जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो क्या करते थे, ठीक है। वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट, डिस्प्यूट, इनहेरिटेंस मैटर एक्सेट्रा दैट मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड न्यूक्लियर फैमिली, मतलब जो हमें क्या मिले, जो लीगल टेक्स्ट मिले, जैसे कि इनहेरिटेंस का हो गया, मतलब प्रॉपर्टी का हो गया, और डिस्प्यूट्स हो गए, मतलब कोई लड़ाई झगड़े हो गए, तो उनमें क्या पता चला हमें, जो उन टेक्स्ट को देख के हमें ये पता चला, जो मेसोपोटामिया की जो सोसाइटी थी वो एक न्यूक्लियर फैमिली थी। न्यूक्लियर फैमिली मतलब जिसमें एक मैन हो, एक वाइफ हो और उसके बस चिल्ड्रन हो, वो होती है एक न्यूक्लियर फैमिली। ऑल थ्रू अ मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफ्टन रिसाइड विद हिज पेरेंट्स, जो मतलब ऑल थ्रू क्या होता है, मतलब वैसे क्या होता है, जो मैरिड सन होता है वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, और जो फादर है वो क्या है, हेड होता है फैमिली का। वी नो अ लिटिल अबाउट द प्रोसीजर्स फॉर मैरिज, मतलब मैरिज का प्रोसीजर क्या है वो बता रखा है। was made about the willingness to marry, the bride parents give their consent to the marriage, जो bride के parents होते हैं वो consent देते हैं मैरिज के लिए कि मैरिज करनी है। then a gift was given by the groom people to bride, मतलब जो क्या है, लड़के वालों की तरफ से गिफ्ट्स आते हैं ब्राइड की फैमिली को, ठीक है। when the wedding took place, जो मतलब शादी होती है, गिफ्ट्स वर एक्सचेंज बाय बोथ पार्टीज, मतलब दोनों लड़के वाले और लड़के वाले मतलब क्या करते हैं, लड़के वाले और लड़कियां वाले क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। हु एट टुगेदर एंड मेड ऑफरिंग्स इन टेम्पल, मतलब खाना भी साथ में खाते हैं और मतलब ऑफरिंग्स देते हैं, मतलब टेम्पल्स में जो भी उनको देना होता है। व्हेन हर मदर इन लॉ केम टू फेच हर, मतलब जब उसकी मदर इन लॉ लेने आती है लड़की को, द ब्राइड वॉज गिवन हर शेयर ऑफ इनहेरिटेंस बाय हर फादर, तो क्या होता है, जो इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी होती है फादर क्या करता है अपनी लड़की को दे देता है जब उसकी क्या आती है, मदर इन लॉ आती है। द फादर हाउस, हर्ड्स, फील्ड्स एक्सेट्रा वर इनहेरिटेड बाय द सन्स, और जो फादर का हाउस हो गए, हर्ड हो गए, वो क्या कौन रखता है, वो सन्स रखते हैं। तो लेट अस लुक एट उर, मतलब उर क्या है, एक सिटी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी है जो कि एक्सकारवेटेड हुई है। उर वॉज अ टाउन हुज ऑर्डनरी हाउसेज वॉज सिमेट्रिकली एक्सकारवेटेड इन 1930, मतलब एक सिमेट्रिकल है ये टाउन जो भी है उर, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ऑर्डर में बना हुआ है। नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट इंडिकेट द व्हील्ड कार्ट्स कुड नॉट हैव रीच मेनी ऑफ द हाउसेज, मतलब आप देख सकते हो ये कुछ मैप सा बना रखा है, मतलब इसमें आप देखो कि स्ट्रीट कितनी, जो ये ब्लैक पार्ट है ये स्ट्रीट है, ठीक है, ये कितनी ज़्यादा मतलब वो हो चुकी है, कितनी ज़्यादा कम है, मतलब ये स्ट्रीट देख रहे हैं आप, ये सारी स्ट्रीट्स हैं, ये इतनी ज़्यादा नैरो है कि मतलब जो कार्ट्स होते हैं, मतलब हॉर्स कार्ट हो गए, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आ भी नहीं सकते कई जगहों पे, तो इतनी ज़्यादा नैरो है इनकी स्ट्रीट, इतनी ज़्यादा पतली है।
सैक्स ऑफ ग्रेन एंड फायरवुड वुड हैव बीन अराइव्ड ऑन डोंकी बैग। मतलब जो सैक्स है, जैसे कोई कट्टा हो गया ग्रेन का, गेहूं का हो गया, मतलब लकड़ियों का हो गया, वो डोंकी की बैग में, मतलब डोंकी की बैग पे रख के आती थी। नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट एंड इरेगुलर शेप ऑफ हाउस प्लॉट ऑल्सो इंडिकेट एन एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। जो आप नैरो स्ट्रीट्स देख रहे हो और जो ये घर बना रखे इरेगुलर शेप में, इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि इनके पास टाउन प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं थी, एब्सेंस थी टाउन प्लानिंग की। देयर वर नो स्ट्रीट ड्रेन्स ऑफ काइंड वी फाइंड कंटेम्प्रेरी इन मोहनजोदारो। मतलब वहाँ पे कोई ड्रेन्स भी नहीं थे जैसे हमें मोहनजोदारो में मिलता है। मोहनजोदारो क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक प्लेस है। ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स आर इंस्टेड फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड्स ऑफ उर हाउसेज एंड it is thought that the house roof sloped inwards and the rainwater channel via the drain in slums in the inner courtyards. This would have been a way of preventing overlap the street becoming the extensive slushy after a downpour. मतलब क्या होता है, मतलब जो ड्रेन्स हैं, पूरा इनका ड्रेनेज का सिस्टम है, ड्रेन्स का सिस्टम है, वो क्या है, ड्रेन का सिस्टम किससे बना है? क्ले पाइप से बना हुआ है, जो कि कहाँ मिलती है? इनर कोर्टयार्ड्स में मिल जाती है, उर के हाउसेज में, ठीक है। और जो हाउस की रूफ स्लोप होती है वो क्या है? वो इन्वर्स है, ताकि जो रेन वाटर है, रेन वाटर का चैनल है, वो क्या हुए वो क्या है? वो इनर कोर्टयार्ड्स में है, ताकि वो कैंसिल हो जाए, वो इनर कोर्टयार्ड्स में ना आ पाए। इसलिए वो जो रेन वाटर का चैनल है वो किस साइड है? वो इनवर्ड्स है। दिस वुड हैव बीन अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग द अपवर्ड स्ट्रीट फ्रॉम बिकमिंग एक्सटेंसिव स्लशी आफ्टर। और ऐसा क्यों करा गया? ताकि जो मतलब अगर बारिश हो तो फिर जो एक्सटेंसिव वाटर है, ठीक है, वो दिस वुड हैव बीन अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग द अपवर्ड स्ट्रीट बिकमिंग, ताकि जो स्ट्रीट्स हो वो ज़्यादा मतलब डाउनपोर की वजह से ना भरे, ठीक है। Yet people seem to have swept all their household refuse into the streets to be trampled up underfoot. This made the street level rise and over time houses had to be raised. And तो इसमें क्या बता रखा है? इसमें ये बता रखा है कि क्या हुआ, जो जब वो साफ़ करते थे, मतलब अगर उन्होंने घर में सफाई करी तो क्या करते थे? वो बाहर, मतलब ऐसे ही बाहर ही फेंक देते थे, सड़क पे फेंक देते थे जो भी कूड़ा होता था। तो उससे क्या होता था, जो स्ट्रीट है, मतलब जो गली है, उसका साइज़ क्या हो गया? हाइट में वो क्या, अगर यहाँ पे है तो उसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई, यहाँ आ गई है। और फिर इसकी वजह से क्या हुआ है, जो भी हाउसेज़ है, अब हाउसेज़ फॉर एग्जांपल पहले स्ट्रीट यहाँ पे थी, हाउस यहाँ पे था, तो और अब स्ट्रीट का लेवल राइज हो गया, पर हाउस तो इधर ही रहेगा। तो इससे क्या हो गया, जो लेवल है उसका तो इंक्रीज़ हो गया जो हमारी स्ट्रीट थी, लेकिन हाउसेस का लेवल वही है। तो इससे क्या होता है, जब भी बारिश होती है तो पानी क्या हो जाता है? अंदर आ जाता है घर के, ठीक है। तो फिर उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होता कि वो साफ़ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जब पानी अंदर आ जाता है जब बारिश का, क्योंकि क्या है, जो रोड है उसका साइज़ क्या है? ऊपर है और हाउसेस का नीचे है, तो फिर बारिश की वजह से पानी तो अंदर आएगा ही। तो मतलब तो इससे क्या पता चल रहा है? द लाइट केम इनटू द रूम्स नॉट फ्रॉम द विंडोज़ बट फ्रॉम द डाउन। और जो लाइट है, मतलब एक और है इसमें चीज़ बता रखी है, जो लाइट है वो रूम में कहाँ से आती थी? विंडोज से नहीं आती थी, वो डोरवेज से आती थी, ओपनिंग इनटू द कोर्टयार्ड्स, जो कि कहाँ? कोर्टयार्ड्स मतलब जो गार्डन की साइड मतलब है, ओपनिंग वहाँ से आती थी, लाइट भी आती थी घर में, विंडो के थ्रू नहीं आती थी। दिस वुड ऑल्सो हैव बीन गिवन फैमिली, मतलब अगर एक घर यहाँ पे है, जैसे कि एक घर है, ये एक घर यहाँ पे होगा, तो इससे क्या हुआ, इससे जो देयर इज़ अ प्रिवेसी होने लगी बिटवीन द टू फैमिलीज़, मतलब जो पास पास मतलब घर बना रखे हैं, इरेगुलर शेप में बना रखे हैं, लेकिन फिर क्या हो गया, जो ये प्रिवेसी मेंटेन होने लगी इससे, क्योंकि क्या है, वो विंडो क्या करते थे? विंडो से नहीं लाइट लेते थे, वो डोरवेज से लेते थे जो कोर्टयार्ड में है। देयर वॉज अ सुपरस्टिशियस अबाउट द हाउसेज, मतलब सुपरस्टिशियस भी थी, अंधविश्वास भी था इधर। रिकॉर्डेड इन ओमन टैबलेट्स ऑफ वुड, मतलब ये टैबलेट्स में, क्ले टैबलेट्स में लिखा हुआ है कि जो क्या है, द वेल्थ थ्रेस होल्ड ब्रॉड वेल्थ इन फ्रंट डोर दैट डिडंट ओपन टूवर्ड्स अनदर हाउस वॉज लकी। मतलब जो फ्रंट डोर है अगर वो किसी और हाउस के टूवर्ड्स नहीं खुलता तो वो लकी माना जाता है। बट इफ़ द मेन डोर ऑफ द हाउस ओपन आउटवर्ड्स, अगर जो मेन डोर है, जो का मेन डोर होता है घर का, अगर वो आउटवर्ड्स है
तो हिज वाइफ वुड हैव टॉर्मेंट हर हस्बैंड, मतलब जो वाइफ है उसकी ज़्यादा सुप्रमेसी है हस्बैंड से, ये बता रखा है इसमें। तो ऐसे सुपरस्टिशियस वो फॉलो करते थे। देयर वॉज अ टाउन सीमेंट्री एट उर इन विच द ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी एंड कॉमन्स मैन हैव बीन फाउंड, मतलब जो टाउन की सिमेट्री है उर में, इन विच द ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी एंड commons have been found, but a few individuals were found buried under the floors of ordinary house। इससे क्या होता है, एक और चीज़ बताते हैं वो कि जो अगर कोई मर जाता है जैसे कि, तो उसको कहाँ बरी करते हैं, फ्लोर में, ऑर्डिनरी हाउस के जो घर के नीचे फ्लोर है उधर ही बरी कर देते हैं, ये बता रखा है इधर। ट्रेडिशनल टाउन इन पेस्टल जोन, अब ये नेक्स्ट वाला टॉपिक है। आफ्टर 2000 BC द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लरिश, मतलब 2000 BC के बाद क्या है, जो रॉयल कैपिटल है मारी वो फ्लरिश होने लगी। ठीक है, यू हैव नोटिस दैट मारी स्टैंड्स नॉट ऑन द सर्दर्न प्लेन इफ इट इज स्लाइटली हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर बट